हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बैजनाथ कोचिंग क्लासेस। पिछली वीडियो में 10.1 से रिलेटेड क्वेश्चन बनाए थे। आज 10.2 को स्टार्ट करने से पहले कुछ उससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद उसको सॉल्व करेंगे। तो देखो, इसमें कुछ कंडीशन है। एक बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखाओं की संख्या, यानी कि हम एक बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं, तो उसके बारे में। ठीक है, तो देखो इसमें कुछ कंडीशनें आ सकती है। अब वो बिंदु कहाँ पर को स्थित होगा वो उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, कि वो बिंदु वृत्त के अंदर है तब हम स्पर्श रेखा खींच रहे हैं, या बिंदु वृत्त के बाहर है तब, या फिर वो बिंदु वृत्त पर ही है तब हम स्पर्श रेखा की बात करेंगे। तीन टाइप से हो सकते कंडीशन, है ना। जैसे एक वृत्त बनाया हमने, तो अब इस पर स्पर्श रेखा खींचनी है किसी बिंदु से, है ना। एक बिंदु से एक वृत्त पर स्पर्श रेखाओं की संख्या ज्ञात करनी है। तो वो एक बिंदु जिसकी हम बात कर रहे हैं वो बिंदु इस वृत्त के अंदर है, या फिर इस वृत्त पर है कहीं इसकी परिधि पर, या फिर यहाँ कहीं बाहर को है। तो तीन कंडीशन है। तो पहली कंडीशन है वृत्त के अंदर किसी बिंदु से जाने वाली वृत्त पर कोई स्पर्श रेखा नहीं होती है। देखो, अगर हम क्या कर रहे हैं, बिंदु को क्या मान लें, इस वृत्त के अंदर मान रहे हैं। ये केंद्र पर को ना मान कर कहीं पर को भी, चलो केंद्र पर ही मान लेते हैं, कहीं पर को भी मान लेंगे मतलब। ठीक है, कि ये बिंदु कहां पर को है, वृत्त के अंदर है। तो इससे अगर हम रेखाएं खींचेंगे, है ना। अब इस बिंदु से हम रेखाएं, तो अनेक रेखाएं खींच सकते हैं, ऐसे खींच सकते हैं। लेकिन क्या कोई भी स्पर्श रेखा बनी इस पर? नहीं बनी। क्यों? क्योंकि देखो, अगर हम इसको भी पीछे की ओर बढ़ाएंगे तो ये प्रतिच्छेद करेगी ना। ये एक बिंदु पर तो ये प्रतिच्छेद कर रही है यहाँ पर को, और यहाँ पर को भी प्रतिच्छेद करने लग जाएगी। यानी रेखा का मतलब ही क्या होता है, जिसको दोनों ओर बढ़ाए हैं तो वो अनिश्चित रूप से बढ़ सकती है। तो रेखा है तो इसका मतलब बढ़ा सकते हैं ना। तो वो क्या हो, स्पर्श रेखा क्या होती है, केवल स्पर्श करती है, यानी कि एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगी। लेकिन अगर मैं इसको पीछे की ओर बढ़ाऊंगा तो क्या करेगी, ये तो एक यहाँ पर तो प्रतिच्छेद किया, यहाँ पर को भी प्रतिच्छेद कर देगी, करेगी कि नहीं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे ये मान लो, स्पर्श रेखा की बात करेंगे तो यहाँ पर कोई स्पर्श रेखा खींचनी है तो ये हुई स्पर्श रेखा। अब चलो इतना बड़ा ना मान करके यही मान लो, ये भी तो स्पर्श रेखा ही है। अब इसको भी तो हम बढ़ा सकते हैं ना पीछे की ओर, क्योंकि क्या है, शब्द में ही पता चलता है रेखा। तो रेखा शब्द का ही मतलब ये था कि दोनों ओर बढ़ा सकते हैं उसको। ठीक है, तो ऐसे ही इस वाली लाइन को बढ़ाएंगे तो ये तो यहाँ पर को काट देगी इसको। तो इसका मतलब क्या है, कोई भी स्पर्श रेखा हम वृत्त के अंदर किसी बिंदु से नहीं खींच सकते हैं। ठीक है, सेकंड कंडीशन है कि वृत्त पर स्थित किसी बिंदु से वृत्त पर केवल और केवल एक स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। देखो, एक वृत्त ले लिया हमने, अब वो बिंदु कहां पर को स्थित है, कहा वृत्त पर। अभी तक तो वो बिंदु कहां स्थित था, वृत्त के अंदर। अब वृत्त पर कहने का मतलब यह है कि इसकी परिधि पर को मान लिया हमने। तो यहाँ पर को अगर हमें स्पर्श रेखा खींचनी है तो केवल और केवल क्या कर सकते हैं, यही तो हो सकती है स्पर्श रेखा। क्या इसके अलावा कोई और स्पर्श रेखा होगी? नहीं ना। इस बिंदु से होकर कोई दूसरी स्पर्श रेखा जा ही नहीं सकती, वो क्या हो जाएगी, फिर छेदक रेखा हो जाएगी उस कंडीशन पे। ऐसे थोड़ा सा भी हम तिरछा एंगल करेंगे तो क्या करने लग जाएगा, देखो ये काट दिया फिर इसको, है ना। तो केवल और केवल वृत्त पर अगर कोई भी बिंदु होगा तो कितनी स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं, एक। ठीक है, ये चीज पहले भी बता रखा है। तीसरा, वृत्त के बाहर स्थित किसी बिंदु से वृत्त पर दो और केवल दो स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। कि अगर बिंदु कहाँ होगा, वृत्त के बाहर होगा। जैसे हमने मान लिया वृत्त है, इसका केंद्र O है, ठीक है, ये वाला बिंदु। अब वृत्त के बाहर ले रहे हैं कोई पॉइंट, हम यहाँ पर को मान लिया, तो यहाँ पर को हम क्या कर सकते हैं, इस वृत्त पर देखो, एक तो यहाँ से इधर की ओर स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, है ना। थोड़ा सा इस एंगल को देखो, अब इसको बढ़ा सकते हैं तो क्या वो वृत्त को प्रतिच्छेद करेगी? नहीं ना, स्पर्श करके सीधे निकल जाएगी। ऐसे ही अब इस बिंदु से क्या कर सकते हैं, यहाँ की ओर खींच सकते हैं। ठीक है, तो इसने क्या किया, इस वृत्त को केवल और केवल दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद किया। यानी कि यहाँ से स्पर्श रेखा खींची तो एक ने इधर की ओर प्रतिच्छेद किया, एक ने यहाँ की ओर, यानी कि केवल एक ही बिंदु पर तो प्रतिच्छेद किया ना। इस रेखा ने एक बिंदु पर, इस रेखा ने भी एक बिंदु पर, तो दो स्पर्श रेखाएं मिली हमको। तो हम बाह्य बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, केवल और केवल दो। इसके अलावा कोई स्पर्श रेखा नहीं होगी। देखो, ऐसे अगर स्पर्श रेखा खींचोगे तो प्रतिच्छेदी रेखा बन जाएगी। अब देखो, इसको तुम पीछे की ओर कहीं की ओर भी बढ़ा लो, क्या वो वृत्त को काटेगी? नहीं। यहाँ की ओर बढ़ा लो, काटेगी? नहीं काटेगी। ठीक है, तो वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं, बाह्य बिंदु से हम दो स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं। ठीक है, और वृत्त पर कोई बिंदु होगा तो उससे कितनी स्पर्श रेखा, एक। वृत्त के अंदर होगा तो कोई भी स्पर्श रेखा नहीं खींच सकते हैं। आई बात समझे?
तो बाह्य बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींचेंगे? 2 स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं। देखो अगले डेफिनेशन है इसमें, स्पर्श रेखा की लंबाई। अभी तक हमने केवल क्या पढ़ा था कि स्पर्श रेखा किसको कहते हैं ना, यानी कि स्पर्श रेखा क्या होती है? जो वृत्त को क्या करती है? केवल एक बिंदु पर स्पर्श करती है। किसी भी वृत्त की जो स्पर्श रेखा होती है वो क्या करती है? केवल और केवल वृत्त को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। ठीक है, अब वो स्पर्श रेखा की लंबाई कितनी होती है उस चीज को हम देखते हैं। ठीक है, तो अब देखो रेखा है तो रेखा को तो हम अनंत रूप से बढ़ा सकते हैं, है ना, उसकी फिक्स तो लंबाई है नहीं। अब देखो हमें अगर क्या करेंगे, किसी बाह्य बिंदु से अगर किसी वृत्त पर खींचे तो उस कंडीशन पे रेखा की लंबाई कितनी होती है उस चीज को जानते हैं। एक वृत्त मान लिया हमने, ठीक है, और हमने मान लिया कि ये क्या है? बाह्य बिंदु है। अब इस बाह्य बिंदु से क्या करेंगे? इसमें स्पर्श रेखा खींच देंगे। तो देखो एक स्पर्श रेखा आई अभी, ठीक है, और एक स्पर्श रेखा यहाँ से यहाँ की ओर खींच सकते हैं, है ना। अब देखो अगर हम इसको चाहे तो यहाँ की ओर भी बढ़ा सकते हैं, इसको यहाँ की ओर भी बढ़ा सकते हैं, ऐसे ही इस वाली लाइन को भी बढ़ा सकते हैं और इस वाली लाइन को भी बढ़ा सकते हैं, क्योंकि स्पर्श रेखा है, वो रेखा को तो हम अनिश्चित रूप से क्या कर सकते हैं? दोनों तरफ बढ़ा सकते हैं। तो ये स्पर्श रेखा है तो इसका मतलब यहाँ से यहाँ की ओर बढ़ा सकते हैं, ऐसे ही इसको भी बढ़ा सकते हैं। लेकिन अब क्या कर रहा है कि बाह्य बिंदु से वृत्त के स्पर्श बिंदु तक, ये जो बिंदु है ये क्या है? स्पर्श बिंदु, यानी कि स्पर्श रेखा और वृत्त का जो उभयनिष्ठ बिंदु होता है उसे हम क्या बोलते हैं? स्पर्श बिंदु। ठीक है, तो इस स्पर्श बिंदु की अगर हम बात करें और ये वाला स्पर्श बिंदु की, ठीक है, तो इस स्पर्श बिंदु तक जो स्पर्श रेखाखंड की, रेखाखंड मतलब क्या होता है? रेखा पर किन्हीं दो बिंदुओं के बीच की दूरी। तो ये पूरी रेखा है, इस पर किन्हीं दो बिंदुओं के बीच की दूरी ले लेंगे। अब वो इतना भी हो सकता है, इतना भी हो सकता है। तो हमें वो रेखाखंड लेना कितना है कि बाह्य बिंदु से, ये हमने क्या मान रखा है? कोई बाह्य बिंदु मान रखा है P, इसको मान रखा है O, ठीक है, और इसको मान लिया Q और इस बिंदु को मान लिया R। ठीक है, तो बाह्य बिंदु से वृत्त के स्पर्श बिंदु तक, ठीक है, ध्यान से देखो, बाह्य बिंदु यानी कि अभी चलो इसको हटा देते हैं यहां से, तो क्या है? बाह्य बिंदु से, ठीक है, वृत्त के स्पर्श बिंदु तक, ठीक है, बाह्य बिंदु से वृत्त के स्पर्श बिंदु तक स्पर्श रेखाखंड की जो लंबाई, स्पर्श रेखाखंड कितना है? P से Q तक का, यही तो है। बाकी आगे को बढ़ाएंगे तो वो तो रेखा हो गई ना। स्पर्श रेखाखंड मतलब उनके बीच की दूरी ली हमने, दो बिंदुओं के बीच की दूरी। तो ये जो स्पर्श रेखाखंड है, स्पर्श रेखाखंड मतलब जो क्या कर रहा है? इसको स्पर्श कर रहा है। तो इस स्पर्श रेखाखंड की लंबाई को हम क्या बोलते हैं? बिंदु से, इस बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई। अगर हमें स्पर्श रेखा की लंबाई निकालनी है तो केवल और केवल क्या होगी? P से Q तक की जो ये जो दूरी होगी इसे हम क्या कहेंगे? स्पर्श रेखा की लंबाई। यानी कि इसको हम आगे की ओर ऐसे बढ़ाएंगे तो वो लंबाई में इंक्लूड नहीं होगा। आई बात समझ में? तो लंबाई तक कितना आएगा? जिस बिंदु से हम खींच रहे हैं और जहां पर को रेखा खींच रहे हैं, केवल उतनी दूरी ही क्या आएगी? स्पर्श रेखा की लंबाई आएगी। आई बात समझ में? तो स्पर्श रेखा की लंबाई क्या है फिर इसमें? स्पर्श रेखा की लंबाई तो ये आ जाएगी PQ और PR, ये दोनों क्या है? स्पर्श रेखा की लंबाई। आई बात समझ में? बाह्य बिंदु से वृत्त के स्पर्श बिंदु तक जो स्पर्श रेखाखंड होगा उसी की लंबाई को हम क्या बोलते हैं? स्पर्श रेखा की लंबाई। आई बात समझ में? अब देखो प्रमेय है, बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती है। यानी कि अगर हम किसी वृत्त पर किसी बाह्य बिंदु से स्पर्श रेखा खींचेंगे तो वो लंबाई में बराबर होती है। ये इसमें हमको प्रूव करना है। एक वृत्त मान लेंगे, इसमें हम O केंद्र होगा जिसका, तो इस पर क्या करेंगे? एक बाह्य बिंदु से स्पर्श रेखा खींच देंगे। तो बाह्य बिंदु को मान लेते हैं P। इससे इस पर क्या करेंगे? स्पर्श रेखा खींचेंगे और हमें सिद्ध करना होगा कि उन स्पर्श रेखाओं की जो लंबाई होती है वो क्या होती है? बराबर होती है। तो अब बिंदु P से एक स्पर्श रेखा खींच देते हैं, ठीक है, और
यहाँ की ओर भी एक स्पर्श रेखा खींच देंगे, ठीक है। तो इसको मान लेंगे Q और इसको मान लेंगे R, ठीक है। तो देखो इसमें आप लिखेंगे, दिया है हमें, क्या लिखना होगा हमको, देखो ये सारे स्टेप बाय स्टेप लिखने होते हैं कि क्या चीज दे रखी है और क्या हमको प्रूव करना है करके। तो दिया क्या है, देखो बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं दे रखी है और वो लंबाई में बराबर होती है, ऐसा प्रूव करना है, ठीक है। तो हमें इसमें दिया गया है कि इसमें लिखेंगे माना ओ केंद्र का एक वृत्त है जिस पर बाह्य बिंदु P से, देखो कितनी स्पर्श रेखा खींच सकते हैं बाह्य बिंदु से, अभी बताया था केवल और केवल दो ना। तो क्या आ जाएगा फिर, जिस पर बाह्य बिंदु P से दो स्पर्श रेखाएं खींची गई हैं। ठीक है, दो स्पर्श रेखाएं खींची गई हैं, यानी कि PQ और PR, ठीक है। दो स्पर्श रेखाएं यहाँ पर को लिख लेते हैं, PQ तथा PR खींची गई है, ठीक है। अब देखो दो स्पर्श रेखाएं खींच दी हमने, हमें अब सिद्ध क्या करना है कि इन स्पर्श रेखाओं की जो लंबाई है वो क्या है, बराबर है, ठीक है। तो लिखेंगे इसमें सिद्ध करना है सिद्ध क्या करना है कि ये जो स्पर्श रेखाएं हैं ये लंबाई में बराबर होती है, अर्थात हमें क्या करना है, P से Q स्पर्श रेखाओं की लंबाई क्या होती है, बाह्य बिंदु से किसी वृत्त के स्पर्श बिंदु तक जो स्पर्श रेखाखंड की ये जो लंबाई है यही स्पर्श रेखा की लंबाई होती है, यानी कि P से Q तक की दूरी, यही तो है ना। तो यानी कि हमें सिद्ध करना है फिर इसमें PQ बराबर PR, यही तो सिद्ध करना है हमको, सिद्ध करना है ना। अब देखो इसमें हमें क्या करना है, फिर एक रचना करेंगे, क्योंकि डायरेक्टली तो इसको सिद्ध कर नहीं सकते हम, ठीक है। तो रचना कैसे करेंगे, देखो इसमें ये करेंगे कि OQ को भी मिला देंगे और OR को भी मिला देंगे, है ना। और इसको क्या करेंगे, P को O से मिला देंगे, ठीक है। अब देखो फिर इसमें क्या बना, हमारे पास दो त्रिभुज मिले हमको, क्या, OQP और ORQ। तो रचना में तो सबसे पहले क्या लिखना है, OP, OQ तथा OR को मिलाया, ठीक है। इतनी चीजें तो हमको दी थी कि वृत्त था और स्पर्श रेखाएं, बाकी चीजें हमने अपनी तरफ से जो चीज ड्रॉ करी था उसको रचना में लिखते हैं, ठीक है। अब इसके बाद इसको प्रूव करेंगे, उत्पत्ति। अब देखो यहाँ पर को क्या बन रहा है, ये स्पर्श रेखा है और ये OQ क्या है, त्रिज्या, त्रिज्या ही तो है ना। ये O केंद्र है, केंद्र को अगर हम परिधि से मिला देंगे किसी रेखाखंड के द्वारा तो वो रेखाखंड क्या होता है, त्रिज्या ही तो होता है। केंद्र को परिधि से मिलाने वाला रेखाखंड त्रिज्या कहलाता है ना। तो OQ क्या है, त्रिज्या, ऐसे ही OR भी क्या है, त्रिज्या। तो दोनों के दोनों त्रिज्याएं क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी। दोनों त्रिज्याएं क्या होती हैं, वृत्त की कितनी भी त्रिज्याएं खींच लो सबके सब क्या होंगी, बराबर होती हैं, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है और ये भी, ये क्या है, बराबर। अब देखो ये स्पर्श रेखा है, ये त्रिज्या है, तो स्पर्श रेखा त्रिज्या पर क्या होती है, लंब होती है। इसका मतलब क्या बनेगा, यहाँ पर को भी 90 डिग्री का एंगल बनेगा और यहाँ पर को भी क्या होगा, 90 डिग्री का एंगल बनेगा, ठीक है। तो अब इस चीज को प्रूव करते हैं। तो इसमें लिखेंगे त्रिभुज OPQ तथा त्रिभुज OPR में, देखो ये हम क्या लिख रहे हैं, पहले इस बारे में समझ लेते हैं। देखो हमें क्या करना है, दो त्रिभुज बन रहे हैं, इन दोनों त्रिभुजों की ये वाली भुजाएं बराबर लानी है, ठीक है। तो ये चीज हम 9th में पढ़ चुके हैं कि उसमें क्या करते हैं, सर्वांग सम अगर त्रिभुजों को दिखा दे तो सर्वांग सम त्रिभुजों के जो संगत भाग होते हैं वो क्या होते हैं, बराबर होते हैं, ठीक है। अगर मैं इस त्रिभुज को इसके सर्वांग सम दिखा दूंगा तो क्या हो जाएंगे, इस सर्वांग सम त्रिभुजों के बाकी जो बचे हुए पार्ट्स होंगे वो क्या आ जाएंगे, बराबर, क्योंकि सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग क्या होते हैं, बराबर, जिसको हम CPCT बोलते हैं, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, ठीक है।
तो देखो इन दोनों को हमें क्या दिखाना है, सर्वांग सम। अब सर्वांग सम दिखाने के लिए कितनी कंडीशनें चाहिए होती है, 3 कंडीशनें चाहिए होती है हमको। कितनी कंडीशन है, 3। ठीक है, अब वो 3 कंडीशनें क्या होती हैं, या तो एस ए एस, यानी कि अगर हम क्या करते हैं किसी त्रिभुज की 2 भुजाएं और एक कोण दूसरे त्रिभुज की 2 भुजाएं और एक कोण के बराबर दिखा दे, तो एस ए एस कसौटी से क्या हो जाते हैं, सर्वांग सम। एस ए एस का मतलब क्या होता है, भुजा कोण भुजा, साइड एंगल साइड, या फिर ए एस ए यानी कि एंगल साइड एंगल वाली कसौटी, या फिर आर एच एस से दिखा सकते हैं। ठीक है, या फिर क्या हो सकता है, एस 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 से दिखा सकते हैं। ठीक है, अब देखो इसमें क्या चीज अप्लाई होगी, पहले इस चीज को देखते हैं। देखो 3 कंडीशन चाहिए हमको, यानी कि इस त्रिभुज के कोई भी पार्ट से इस त्रिभुज के किसी भी पार्ट से के बराबर दिखाना है, वो होना चाहिए वैसा। ठीक है, तो पहली कंडीशन तो हम क्या लिखेंगे इसमें, ओ क्यू बराबर ओ आर। ठीक है, क्या लिखा, ओ क्यू बराबर ओ आर, यानी कि इस वाले त्रिभुज की भुजा जो ओ क्यू है वो इस वाले त्रिभुज की भुजा ओ आर के बराबर है। ठीक है, तो ये क्या आया फिर, एक ही वृत्त की त्रिज्या। इसका रीजन भी लिखना होता है कि ये चीज कहां से आई करके। ठीक है, एक ही वृत्त की त्रिज्या है, और एक ही वृत्त की जो त्रिज्या होती है वो क्या होती है, बराबर होती है ना। तो पहली कंडीशन तो मिल गई। अब क्या है, ओपी बराबर ओपी, यह आया उभयनिष्ठ, आया कि नहीं आया। ये ओपी भुजा क्या है, इस वाले त्रिभुज में भी आ रहा है, इस वाले त्रिभुज में भी आ रहा है, इसका मतलब बराबर ही तो हुआ वो। ठीक है, अब तीसरी कंडीशन चाहिए, तो तीसरी कंडीशन क्या लेंगे, देखो ये भुजा तो हो नहीं सकती, ये तो प्रूव करने हैं, तो बचा क्या, ये वाला एंगल ही तो आ रहा है फिर बराबर, ये 90 है ये 90 है, ये समकोण है तो ये भी तो समकोण ही है, तो समकोण तो बराबर ही होंगे ना। सभी समकोण क्या होता है, बराबर, क्योंकि समकोण कितने अंश का होता है, 90 अंश का होता है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, एंगल ओ क्यू पी, ओ क्यू पी बराबर ओ आर पी। ठीक है, तो ये क्या आया, प्रत्येक 90 अंश। तो देखो हमने इसमें यूज क्या किया है, ध्यान से देखना है। देखो ये क्या आई, भुजा, क्या ली हमने, इस त्रिभुज की भुजा, जिसको हमने क्या कहा, त्रिज्या का, भुजा ही तो है ना। ये दूसरी वाली भी चीज क्या है, ये वाली, ये भी भुजा है, और ये क्या है, कोण। तो कसौटी कौन सी लगनी चाहिए, भुजा भुजा कोण, या फिर भुजा कोण भुजा, एस ए एस लगना चाहिए ना, जिसमें 2 भुजाएं और एक कोण आता है। अब देखो उस कसौटी में ही छिपा है उसका राज, कि एस ए एस यानी कि 2 भुजाओं के बीच में क्या आना चाहिए, एंगल। एस ए एस का मतलब यही तो है, एस ए एस क्या बोल सकते हैं, 2 भुजाएं और बीच में क्या है, एंगल, यही तो है ना। ठीक है, एस ए एस कसौटी क्या होती है, जब एक त्रिभुज की 2 भुजाएं और एक कोण, ठीक है, यानी कि एक त्रिभुज की 2 भुजाएं और उसके अंतर्गत जो कोण होता है, उन भुजाओं के द्वारा बनने वाला कोण। अंतर्गत कोणों का मतलब क्या होता है, उन भुजाओं के द्वारा बनने वाला कोण अगर दूसरे त्रिभुज की 2 भुजाओं और उनके बीच बनने वाले कोण के बराबर होगा तो ही क्या होगा, वो त्रिभुज एस ए एस कसौटी में सर्वांग सम होगा। जैसे हम अगर 2 त्रिभुजों को बना लें, ठीक है, इसमें दे रखा है कि ये भुजा इसके बराबर है, ये वाली भुजा इसके बराबर है, तो 2 कंडीशन तो हमको मिली। और बाई चांस दे रखा है कि ये वाला एंगल इसके बराबर है, तो हम देखो इसमें 3 कंडीशन तो मिल जा रही है हमको, कि ये भुजा बराबर ये भुजा बराबर है, ये कोण बराबर है, तो ऐसे ऐसे सर्वांग सम हो जाना चाहिए था, लेकिन वो नहीं होगा। क्यों, क्योंकि जो एंगल होना चाहिए इन दोनों भुजाओं के बीच का होना चाहिए, यहाँ का एंगल नहीं लेंगे हम, हमेशा ध्यान रखना। एस एस कसौटी में, एस एस कसौटी में क्या होता है, जिन 2 भुजाओं को लेंगे एंगल भी उन्हीं के बीच का लेंगे। तो इन दोनों भुजाओं को लिया तो इनके बीच का एंगल ये, और इन दोनों भुजाओं को लिया तो इनके बीच का एंगल इसी को लेंगे, इसके अलावा कोई दूसरा एंगल नहीं लेंगे। आई बात समझ में इतनी। तो अब हमने एंगल कौन सा लिया, देखो भुजा एक ये ली, एक ये ली, है ना, और दूसरी भुजा ये ली, और इसके लिए भी दूसरी भुजा ये ली, तो हमें एंगल कौन सा लेना चाहिए था, इन दोनों भुजाओं के बीच का एंगल ये वाला, और इन दोनों भुजाओं के बीच का एंगल ये वाला लेना चाहिए था, तब तो ऐसे ऐसे लगती। अब अगर ऐसा नहीं होता है तो अब हम क्या लगाएंगे, इसमें आर एच एस कसौटी लगाते हैं। क्या लगाते हैं, आर एच एस, यानी कि राइट एंगल हाइपोटेनस साइड। ठीक है, क्या होता है, यानी कि समकोण, ठीक है, राइट एंगल यानी समकोण, हाइपोटेनस मतलब कर्ण, साइड मतलब क्या हो गया, भुजा। राइट एंगल हाइपोटेनस साइड, समकोण कर्ण भुजा, यानी कि इन 3 चीजों को हमने अप्लाई किया। देखो कैसे,
इसमें हमने क्या लिया, एक तो ये वाला एंगल लिया है ना, तो वो एंगल क्या है, समकोण है या नहीं है, प्रत्येक 90 अंश लिखा है, इसका मतलब समकोण। और समकोण के ही सामने वाली भुजा को हम क्या बोलते हैं, कर्ण बोलते हैं, बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं। तो ये ओपी क्या करेगा, यहाँ पर तो हाइपोटेनस का काम कर रहा है, कर्ण का काम कर रहा है, ठीक है। और एक कोई भी भुजा, चाहे इसको लो चाहे इसको लो, तो आरएचएस तभी अप्लाई होगी जब हम क्या करेंगे, 90 डिग्री के साथ कर्ण को लेंगे। आई बात समझ में। ऐसे एस तो तब हो रहा था जब दो साइडों के बीच वाला एंगल लेंगे, ऐसे एस तब होगा। अब वैसा नहीं हो रहा था, इसका मतलब राइट एंगल हाइपोटेनस साइड वाला होगा फिर इसका मतलब, और वो भी तभी मान्य होगा कब, जब हम क्या करेंगे, कर्ण को लेंगे। जैसे अगर हम इस प्रकार से ले लें, ठीक है, दो समकोण त्रिभुज ले लिए, ये भुजा इसके बराबर है, ये भुजा इसके बराबर है, और हम दिखा दें इसमें क्या, ये भुजा इसके बराबर, ये इसके बराबर, और ये एंगल बराबर, ये एंगल, तो ये सर्वांग सम नहीं होगा। क्यों, क्योंकि हमने हाइपोटेनस को तो देखा ही नहीं है ना, हम लेते क्या है उसमें, आरएचएस कसौटी में आरएचएस कसौटी अप्लाई नहीं होगी। क्यों, आरएचएस का सर्वांग सम तो हो सकते हैं लेकिन आरएचएस कसौटी से नहीं होंगे। आरएचएस से इसलिए नहीं होंगे क्योंकि हमने हाइपोटेनस को यानी कि 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को तो लिया ही नहीं। आरएचएस का मतलब तो वही है कि हम एक तो राइट एंगल लेंगे, दूसरा हाइपोटेनस लेंगे, तीसरा साइड लेंगे, कोई भी साइड मतलब किसी भी भुजा को ले लो लेकिन हाइपोटेनस जरूर होना चाहिए, तब आरएचएस अप्लाई होगी। तो इसमें हमने आरएचएस नहीं अप्लाई कर सकते। इसमें क्या अप्लाई होगा, देखो दो भुजाएं लिया, उनके बीच का एंगल लिया, इसमें ऐसे एस लगाएंगे, चाहे वो 90 डिग्री का ही क्यों नहीं लिखना पड़े हमको, लेकिन वो होगा क्या, अगर देखो जैसे हम ये भुजा और ये भुजा लेते हैं, ये भुजा और ये भुजा और एंगल ये ले रहे होते, तो यहाँ पर को आरएचएस नहीं लगाते, क्या लगाएंगे, एस एस, क्योंकि दो भुजाओं के बीच का कोण लिया। अब हमने अभी तक क्या लिया, फिर इसमें ये दो भुजाएं ली लेकिन कोण कोई तीसरा ही लिया, तो उस कंडीशन पे आरएचएस आया। आई बात समझ में इतनी। तो क्या लिखेंगे इसमें, इसमें लिखेंगे आरएचएस सर्वांग समता कसौटी से, ठीक है। आरएचएस सर्वांग समता कसौटी से क्या आ जाएगा, त्रिभुज OPQ सर्वांग सम आ जाएगा, त्रिभुज OPR, ये वाला त्रिभुज इसके क्या आ जाएगा, सर्वांग सम आ जाएगा। अब अगर त्रिभुज सर्वांग सम होते तो हम क्या जानते हैं कि उनके संगत भाग बराबर होते हैं। सर्वांग सम कहने का मतलब ये होता है कि एक त्रिभुज के अगर ऊपर दूसरा त्रिभुज रख दे तो वो दोनों के दोनों ढक जाने चाहिए, मतलब एक नीचे वाला जो त्रिभुज होगा वो ऊपर वाले से ढक जाएगा। आई बात समझ में, यानी कि एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं दूसरे त्रिभुज की तीनों भुजाओं के बराबर हो जाए, और एक त्रिभुज के तीनों कोण दूसरे त्रिभुज के तीनों कोणों के क्या हो जाए, बराबर हो जाए, तभी क्या होगा, वह सर्वांग सम कहलाता है, ठीक है। तो ये दोनों सर्वांग सम आ गए, यानी कि इसको मोड़ करके अगर इसके ऊपर रख दे तो वो नीचे वाला क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा कवर हो जाएगा। वो कब पॉसिबल है, देखो ये 90 बन रहा है तभी तो इतना होगा ना, अगर एंगल का फैलाव इसका ज्यादा होता है इसका कम होता तो ये साइड ऐसे फैल जाती है, उसके ऊपर रखते तो नहीं ढकता, होता है कि नहीं। तो एंगल का झुकाव भी क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। आई बात समझ में। तो त्रिभुज सर्वांग सम आ गए। अब त्रिभुज अगर सर्वांग सम हो जाते हैं तो संगत भाग क्या हो जाते हैं, अपने आप ही बराबर हो जाएंगे, क्योंकि हम अगर मैंने कहा कि ये इसके बराबर है तो बराबर कहने का मतलब ही क्या हुआ कि ये इसके ऊपर रख देंगे तो बराबर आ जाएगा। इसका मतलब ये वाली भुजा क्या होगी, इसके बराबर आ जाएगी, क्योंकि दो भुजाएं तो बराबर है ही है उसमें, तीसरी भी क्या आ जाएगी, अपने आप ही बराबर आ जाएगी। तो क्या लिखेंगे फिर, इसलिए PQ बराबर कितना आ जाएगा, PR, जिसको हम बोलेंगे क्या, CPCT, ठीक है। CPCT से, CPCT मतलब क्या होता है, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, क्या होता है, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, यानी कि सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग, और वो क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन प्रूव हुआ, ठीक है। देखो इसको एक और मेथड से बनाते हैं, जैसे अभी हमने PQ बराबर PR प्रूव किया था, PQ बराबर PR ही प्रूव करेंगे लेकिन दूसरी मेथड है, ठीक है। तो यहाँ तक तो उसमें सेम प्रोसेस रहेगी, ठीक है। अब इसके बाद क्या करना है, देखो ये भी एक समकोण त्रिभुज है और ये नीचे वाला भी क्या है, एक समकोण त्रिभुज है ना। तो दोनों में क्या कर देंगे, पाइथागोरस प्रमेय को अप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो इसमें लिखेंगे त्रिभुज OPQ में पाइथागोरस प्रमेय से, तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग,
तो कर्ण क्या होगा इसमें, इस समकोण के सामने वाली भुजा यानी कि ओपी का स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा, पी क्यू का स्क्वायर धन ओ क्यू का स्क्वायर। ये आ गया ना, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। ठीक है, इसको कर्ण मान लो, बाकी दोनों में से किसी को भी लंब मान सकते हो, किसी को भी आधार मान सकते हो। ठीक है, तो ओपी का स्क्वायर बराबर इतना आ गया। ठीक है, इसको मान लेंगे समीकरण 1। अब ऐसे ही क्या करेंगे, इस वाले त्रिभुज में लेंगे, क्योंकि ये भी तो एक समकोण त्रिभुज ही बन रहा है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, समकोण त्रिभुज। त्रिभुज में इसमें क्या लिख देंगे, फिर यहाँ पर को एक चीज ये लिख देना, पाइथागोरस प्रमेय से, क्योंकि पाइथागोरस प्रमेय क्या अप्लाई होगी, ओ क्यू लंब होगा पी क्यू, क्योंकि ये क्या है, स्पर्श रेखा और ये त्रिज्या है, तो स्पर्श रेखा त्रिज्या पर क्या होती है, लंब होती है ना। ऐसे ही ये भी स्पर्श रेखा है, त्रिज्या है, तो क्या होगी, लंब होगी। आई बात समझ में इतनी। तो समकोण त्रिभुज क्या लिखेंगे, ओ आर पी में पाइथागोरस प्रमेय से। तो देखो समकोण बन रहा है, तो इसका मतलब इसके सामने वाली भुजा क्या है, ओपी की, तो है ये क्या हो जाएगा, कर्ण। तो ओपी का वर्ग बराबर कितना आ जाएगा, ओ आर का वर्ग धन पी आर का वर्ग। ठीक है, इसको मान लेंगे कितना, समीकरण 2। अब देखो इसमें ओपी का मान ये भी आ रहा है और ओपी का मान ये भी आ रहा है ना, ओपी वर्ग का मान। ठीक है, तो अब हम क्या कर सकते हैं, फिर ये दोनों जब बराबर है तो ये दोनों भी तो बराबर होंगे, होंगे कि नहीं होंगे। ठीक है, तो यानी कि इस ओपी स्क्वायर का मान जो ये आ रखा है, इसको यहाँ पर तो रख देंगे, ये समझ सकते हो। इस ओपी स्क्वायर के बदले में कितना लिख देंगे, ओ आर स्क्वायर प्लस पी आर स्क्वायर। ठीक है, तो क्या लिखेंगे इसमें, समीकरण 1 व 2 से। तो कितना आ जाएगा फिर ये, पी क्यू का वर्ग धन ओ क्यू का वर्ग बराबर ओ आर का वर्ग धन पी आर का वर्ग। ठीक है, अब इसमें एक चीज देखो, ओ क्यू और ओ आर दोनों के दोनों क्या है, बराबर है, तो इनके वर्ग भी क्या हो जाएंगे, बराबर होंगे या नहीं होंगे। अगर ये 2 सेंटीमीटर है तो ये भी 2 होगा, इनका स्क्वायर करेंगे तो ये 4 बन जाएगा, ये भी कितना होगा 4, स्क्वायर भी तो बराबर होंगे ना। तो क्या आ जाएगा फिर इसमें लिखेंगे, चूंकि ओ क्यू बराबर ओ आर, ये क्या है, एक ही वृत्त की त्रिज्या जो क्या होती है, बराबर। तो इसलिए क्या आ जाएगा, इनका स्क्वायर भी बराबर आ जाएगा, ओ आर ओ क्यू स्क्वायर बराबर ओ आर का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो हम इस ओ आर के बदले में भी क्या लिख लेंगे, ओ क्यू स्क्वायर को लिख लेंगे। तो ये क्या बन जाएगा, पी क्यू स्क्वायर प्लस ओ क्यू स्क्वायर बराबर ओ आर के बदले में भी कितना लिख लेंगे, ओ क्यू स्क्वायर प्लस पी आर स्क्वायर। अब देखो अगर इन सबको एक साइड ले जाए तो ओ क्यू स्क्वायर से ओ क्यू स्क्वायर कटेगा या नहीं कटेगा, ये प्लस का है, इसको यहाँ ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का आ जाएगा, यानी कि ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा कितना, पी क्यू स्क्वायर बराबर पी आर का स्क्वायर। अब देखो अगर किन्हीं संख्याओं का अगर वर्ग बराबर है तो इसका मतलब संख्याएं भी तो बराबर ही होंगी। जैसे 4 है ना, 4 का वर्ग कितना आ गया, 16 आ गया कि नहीं। अगर 16 इसके बदले भी 16 लिख दे, यहाँ पर को भी 16 लिख दे, यानी कि 4 का वर्ग है, ये भी 4 का वर्ग है, बराबर ही तो आ रहा है 16 और 16। तो इसका मतलब ये वाला 4 और ये वाला 4 भी तो बराबर ही होगा। या ये समझ लो ये वर्ग है, तो वर्ग हटाना है तो क्या करना होगा, दोनों तरफ वर्गमूल कर देना होगा। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, दोनों तरफ वर्गमूल करने पर। ठीक है, तो दोनों तरफ अगर हम वर्गमूल करेंगे तो कितना आ जाएगा, फिर यहां से पी क्यू बराबर आ जाएगा पी आर। ठीक है, तो हमने यही तो प्रूव करना था ना, पी क्यू बराबर कितना आ गया, पी आर। ठीक है, एंड प्रूव। तो ये 2 मेथड है इसको सॉल्व करने की। अब देखो इसी में हमने क्या चीजें प्रूव करी थी कि ये दोनों क्या थे, सर्वांग सम थे, जब दोनों मेथड से सॉल्व कर लिया था। ठीक है, उसके बाद क्या कह सकते हैं, देखो इसमें कि जब ये सर्वांग सम आ रहे तो जैसे ये बराबर ये कहा, तो इसका मतलब क्या है, जैसे ये दोनों भुजाएं बराबर है तो इस भुजा के सामने वाला कोण ये और इस भुजा के सामने वाला कोण ये दोनों भी क्या आ जाएंगे, सीपी सीटी से क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे ना। ठीक है, तो क्या कह सकते हैं फिर इस कंडीशन पे,
इसको नोट करके लिख लेंगे, ठीक है। देखो इसमें लिखेंगे क्योंकि पी ओ क्यू सर्वांग सम आ जाएगा, ये सारा प्रूव करने के बाद लिखना है लास्ट में, ठीक है। तो पी ओ क्यू किसके सर्वांग सम है, पी ओ आर के, तो इसलिए सीपीसीटी से क्या आ जाएगा फिर, ओ पी क्यू बराबर कितना आ जाएगा, ओ पी आर, ठीक है। ये वाला कोड भी क्या आ जाएगा, सीपीसीटी से बराबर आ जाएगा। तो देखो यहाँ से क्या रिजल्ट निकलता है, अगर ये दोनों बराबर हैं तो इसका मतलब क्या है, ये जो ओपी है क्यू पी आर का क्या है, अर्धक है, यही तो है ना। जो ओपी है क्यू पी आर का अर्धक है, अर्धक है मतलब इस पूरे कोण को क्या कर रखा है, क्यू पी आर इस पूरे कोण को क्या कर रखा है, दो बराबर भागों में बांट रहा है, तो इसका मतलब क्या, अर्धक ही तो कहेंगे। कोण अर्धक मतलब उसको आधे में बांटेगा, पूरे कोण का आधा यहाँ होगा आधा यहाँ, तभी तो दो बराबर हिस्से होंगे उसके, ठीक है। इसलिए क्या कहेंगे फिर हम, ओपी कोण क्यू पी आर का अर्धक है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या रिजल्ट निकलता है कि जो वृत्त का केंद्र होता है, ठीक है, स्पर्श बिंदु पर बनने वाले कोण का क्या होता है, कोण अर्धक होता है, कोण अर्धक पर स्थित होता है। आई बात समझ में, जो वृत्त का केंद्र होता है स्पर्श बिंदु पर बनने वाले कोण का, ठीक है, स्पर्श बिंदु पर जो बनने वाला कोण होता है उसके कोण अर्धक पर स्थित होता है, ठीक है, यानी कि ठीक इसके आधे पर स्थित होगा। आई बात समझ में। तो ये जो ओपी होगा, यानी कि कोई भी अगर हम किसी भी चित्र में देखेंगे, कोई भी क्वेश्चन करेंगे तो उसमें क्या लेंगे, स्पर्श बिंदु को केंद्र से मिलाने वाला जो रेखाखंड होता है वो क्या करता है, स्पर्श बिंदु पर बनने वाले कोण को दो बराबर भागों में बांटता है। इस चीज को ध्यान में रख लेना है। और देखो इसी प्रकार हम क्या कह सकते हैं, यहाँ पर को ये चीज भी क्या आ जाएगा, बराबर आएंगे कि नहीं आएंगे, तो क्या आ जाएगा, एंगल पी ओ क्यू बराबर एंगल पी ओ आर। ये कब होगा, जब हम इस बिंदु को किससे मिलाएंगे, स्पर्श रेखा से मिलाएंगे, तभी हो सकता है, और किसी कंडीशन में नहीं होगा। तो क्या कह सकते हैं फिर यहाँ पर वो, इसलिए ओपी क्या है, कोण क्यू ओ आर का अर्धक है, ठीक है। वो तभी होगा जब ये स्पर्श रेखा पर होगा, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना है कि आगे क्वेश्चन में हम क्या कहेंगे कि जो वृत्त का केंद्र होता है स्पर्श बिंदु पर बनने वाला जो कोण होता है उसका क्या होता है, कोण अर्धक पर स्थित होता है, ठीक है। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें।